नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्लास है और यह क्लास प्रति 2 दिनों की आवृत्ति पर आपको मिलता रहेगा, जिसमें बेसिक तौर पे वे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें बच्चों को सबसे अधिक डाउट रहता है। तो उन क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतः संबंधित है क्योंकि। ऑप्शन पहला कहता है ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। ऑप्शन दूसरा कहता है कि ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप। ऑप्शन तीसरा कहता है कि ईवीएस का एकल विषय स्वरूप। और ऑप्शन चौथा कहता है कि ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईवीएस एक विषय नहीं है, ठीक है। इसमें कई सारे विषयों का समावेशन है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन गलत होगा। और ईवीएस का एकल स्वरूप का मतलब होता है जैसे कि हम लोग उच्च स्तर में विज्ञान पढ़ते हैं तो जिसमें केवल विज्ञान दिया जाता है, गणित पढ़ते हैं तो केवल गणित रहता है, उसमें किसी अन्य विषयों का समावेश नहीं होता है। लेकिन जैसे आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के ईवीएस की पुस्तक को आपने आसपास को पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे कि उसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हर एक प्रकार की जानकारियाँ दी गई। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है कि ईवीएस का एकल विषय स्वरूप। अगला है कि ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप। तो आपने पता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अनुशासन ढंग से रखना नकारात्मक है, और कभी भी ईवीएस को सीखने के लिए हम बच्चों को अनुशासनीय स्वरूप में नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि जितना बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछेगा उतना ही अधिक चीज़ों को सीखेगा। तो यहाँ पर आपने पता होगा कि महात्मा गांधी का भी स्टेटमेंट आता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चे जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक सीखेंगे नहीं, और जब हम उन्हें की स्वतंत्रता सीखेंगे तो उसी छीनेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासनीय स्वरूप। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। और अगला है ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने एनसीएफ पढ़ा होगा। एनसीएफ 2000 में ईवीएस की पाठ्यचर्या का एकीकृत स्वरूप लागू किया गया था, और साथ ही साथ एनसीएफ 2005 ने इसे बखूबी आगे बढ़ाया, या प्रस्ताव पेश किया गया कि एकीकृत स्वरूप को ही आगे बढ़ाया जाए, जिसका मूल फायदा क्या था कि इससे बच्चे अधिक विषय, भाषा और विधियों को सीख सकेंगे। एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के वो क्या करेंगे, अधिक विषय को सीखेंगे, प्लस अधिक भाषा को सीखेंगे, प्लस अधिक विधियों को सीखेंगे कि एक ही चीज़ों को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसलिए एकीकृत स्वरूप लाया गया था यहाँ पर। तो आपका पूछा गया है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है क्योंकि ईवीएस का क्या है, एकीकृत स्वरूप है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। ऑप्शन ए है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ऑप्शन बी है ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। ऑप्शन सी है विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन तो अपने आप में सही हैं कि विद्यार्थी के सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल का विकास करेंगे, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव करेंगे, ईवीएस के प्रत्यय एवं विषयों का शिक्षण है, ये सारे सही हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित क्यों होना चाहिए और क्यों है। तो यहाँ पर ये सही होता है कि विद्यार्थी क्या करता है कि अनुभव के द्वारा सीखता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अनुकरण का सिद्धांत, कि बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं या अनुभव से। जैसे आपने पता है कि एक बच्चे को कितना भी कह लें कि वह जल रहा है दूध और उसे न छुओ, वह तब तक नहीं मानेगा जब तक कि वह दूध से जल न जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं कि उसे अनुभव की प्राप्ति हुई, और उसके बाद अब पूरे आजीवन वह कभी भी उस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ये क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अनुभव से सीख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपने पता है कि बच्चों की बाल केंद्रित होने में बेसिक तौर पे क्या क्या किया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की प्रक्रिया वो क्या है, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक है, कि पहले क्रिया करवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, संज्ञानात्मक, कि उसके बाद उस विषय वस्तु के बारे में बताएंगे क्योंकि अनुभव के द्वारा सीखेगा। दूसरा कि अनुभव के द्वारा सीखने से बच्चों का ज्ञान अस्थायी होता है। और तीसरा कि अनुभव के द्वारा बच्चों की सक्रिय भागीदारिता बनी रहती है। तो यहाँ पूछा गया है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। तो क्योंकि क्या सही होगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अनुभव से ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। तो यहाँ पर जानते हैं कि एनसीएफ जो है 2005, एनसीएफ 2005 में, ठीक है, 6 कुल थीमों की व्याख्या की, जैसे कि परिवार और मित्र, उसके बाद है आपका जल, उसके बाद है आपका आवास, उसके बाद है भोजन, उसके बाद है यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और इसमें आपने पढ़ा होगा परिवार और मित्र, ये तो आपकी 6 क्या हो गई, थीम हो गई। और 6 थीम में एक थीम है परिवार और मित्र, और इसकी कुल 4 उप थीम है। इन 4 उप थीमों की अगर बात करें तो आपसी संबंध यानी कि रिलेशनशिप, दूसरा है आपका वर्क एंड प्ले, काम और खेल, तीसरा है आपका एनिमल्स यानी कि जानवर, इसको मिटा देते हैं, तीसरा है आपका जानवर, और चौथा है आपका पौधे, प्लांट्स। तो ये परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 उपथीम है। तो इसमें पूछा गया कि ईवीएस पाठ्यचर्या का उपथीम क्या है। तो इन सभी में देखेंगे तो रिलेशनशिप, एक संबंध बनाया हुआ है, तो रिलेशनशिप, तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही होता है, संबंध यानी कि रिलेशनशिप ईवीएस पाठ्यचर्या की उपथीम है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2005 में ईवीएस पाठ्यचर्या की कुल 6 थीम है, और उसमें से परिवार और मित्र की 4 क्या है, उपथीमें हैं। और इन 4 उपथीमों में रिलेशनशिप यानी कि संबंध, वर्क एंड प्ले यानी कि काम और खेल, एंड एनिमल और एंड प्लांट्स, पौधे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी। अगला है आपका कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय पोचमपल्ली पर आधारित है। ऑप्शन ए वास्तविक स्थान, ऑप्शन बी है वास्तविक घटनाएं, ऑप्शन सी है वास्तविक लोग व उनके अनुभव, और ऑप्शन डी है वास्तविक चित्र। तो यहाँ पर आपसे जिक्र करें कि पोचमपल्ली, पोचमपल्ली एक वास्तविक स्थान है जो कि 2 अक्टूबर 2014, यानी कि आपने पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को, सॉरी 2 अक्टूबर नहीं, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना, तेलंगाना। तो 2014 से अगर आप पहले के पेपर देखेंगे तो पोचमपल्ली एक स्थान है, और उसकी व्याख्या की जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में, कि पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। 2 जून 2014 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने, और जो आपका पोचमपल्ली स्थान है, ठीक है, वह किस राज्य में आ गया, तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया कि पोचमपल्ली आधारित है, तो पोचमपल्ली एक वास्तविक स्थान है, और यहाँ के लोगों के द्वारा जो डिजाइन की जाती है उस डिजाइन का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली है। ठीक है, तो जिस डिजाइन का नाम, तो उस पोचमपल्ली डिजाइन के नाम से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, पोचमपल्ली। जैसे कि आप लोग आगे पढ़े होंगे मधुबनी चित्रकला, तो मधुबनी क्या है, बिहार का एक जिला है, और उसका नाम मधुबनी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के लोगों की जो चित्रकारी की जाती थी उसके नाम पे उसका नाम था मधुबनी, और उस मधुबनी चित्रकारी के नाम पे उसका नाम क्या पड़ गया, मधुबनी। तो उसी प्रकार से पोचमपल्ली नामक एक डिज़ाइन है, ठीक है, जो कि तेलंगाना राज्य में की जाती है, और उस जो स्थानीय लोगों के द्वारा यह डिजाइन की जाती थी उस स्थान का ही नाम क्या पड़ गया, पोचमपल्ली। तो यहाँ पूछा गया कि एनसीईआरटी की ईवीएस का एक अध्याय पोचमपल्ली किस पे आधारित है। तो यह एक वास्तविक स्थान पे आधारित है, न कि वास्तविक चित्र, क्योंकि यहाँ पे चित्र नहीं है, पोचमपल्ली एक डिजाइन है। और वास्तविक लोगों और अनुभव ये भी नहीं होगा, और वास्तविक घटना भी नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्थान विशेष का नाम है, और वहाँ पर ये लोग जो डिजाइन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। और जैसा कि मैं पुनः आपको रिमेंबर करा दूं कि अगर आप 2014 के पहले के पेपर को पढ़ रहे होंगे तो पोचमपल्ली जो स्थान आता था आंध्र प्रदेश में, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के एक नया राज्य तेलंगाना बना। तो अब पोचमपल्ली के बारे में पूछेगा तो आप कहोगे कि पोचमपल्ली किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में। और जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में हमारे भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 + 8 है, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप या क्रियाकलापों सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पूछा गया है कि भोजन का उत्पादन कौन करता है, इसके लिए कौन सा थीम जो है प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि किसानों के वृत्तांत का साझा करना, ऑप्शन बी कह रहा है कि किसान
किसी खेती में जाना एवं अवलोकन करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। और ऑप्शन डी कहता है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। देखो यहाँ पर जो आपने पता होना चाहिए कि ईवीएस में कुछ नकारात्मक शब्द हैं। वो नकारात्मक शब्द आपने आपने अगर पहचान लिया तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक तौर पे शिक्षक कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता है। तो इसलिए जैसे कि नकारात्मक शब्द क्या है कि कुछ, निश्चित, केवल, कि जैसे कि जोर देके की कहा जाता है कि, अनुशासन, एकमात्र और सीमित करना। सीमित करना इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे इतने याद आ रहे हैं कि कुछ शब्द हो गया, निश्चित हो गया, केवल हो गया, की जोर दे के जो की कहा जाता है, या अनुशासन हो गया, या एकमात्र हो गया, या सीमित करने संबंधित लगता है कि उन्हीं चीज़ों में सीमित कर दिया जा रहा है, तो वह क्या है आपके नकारात्मक भूमिका लाती है, क्योंकि ईवीएस की जो प्रकृति है वह सीमित नहीं है। ठीक है, बच्चा जितना अधिक सोचे उतना ही उसके लिए क्या सही है। तो यहाँ पे जो आपका दिया है कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे किसानों की कहानी बीज की जुबानी से, दिया क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम प्रश्न को संबोधित करने के सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, तो सही है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना कि किसान किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो विभिन्न सारे फसलों को बोते हैं और कैसे फसल कट के पकने के बाद घर में आती है, तो ये भी आपका सही होता है। अगला है कि किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, ये भी सही है कि बच्चों को किसी खेत में ले जाकर जब बीजों की बुआई करते समय या कटाई करते समय या सिंचाई करते समय दिखाना और बच्चे उसका अवलोकन करें कि ये सारी गतिविधियाँ क्यों की जा रही हैं, क्योंकि अब भ्रमण विधि में आ जाता है। अगला है कि अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थिति के लिए प्रयोग करना, जैसे कि आगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा या आपने अगर पढ़ा होगा आसपास, तो उसमें दिया गया है कि अंकुरण की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण होगा कि बच्चों से कहा जाए कि वह खुद किसी बीज को लें और उन्हें बोएं और उन्हें रोज क्या करें, अवलोकन करें। तो यहाँ पे अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थिति का प्रयोग करना ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, तो यहाँ पे कुछ डबल रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ जो है बेसिक तौर पे इससे हम कुछ ही चीज़ों के बारे में चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ से किसानों की अवधारणा को हम नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, ए, बी और सी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है, ए, बी, सी। और जिस प्रकार से ऑप्शन दिया आपका सही ऑप्शन होता है सी, सॉरी ए। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न उपयोग कर सकता है। पहला है आपका कि संरचनात्मक कार्यपत्रक, दूसरा है आपका कि असंरचनात्मक कार्यपत्रक, और तीसरा है आपका भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, और चौथा है आपका कि छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन। तो अब यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि संरचनात्मक कार्यपत्रक, तो संरचनात्मक कार्यपत्रक का मतलब कि अगर हम किसी ईवीएस में भ्रमण के माध्यम से चीज़ें कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, वर्कशीट देंगे और वह अपनी चीज़ों को लिखेंगे, उन्हें क्या चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये भी क्या है, अर्थपूर्ण तरीका है कि हम अगर चिड़ियाघर लेकर जा रहे हैं तो हम ये उम्मीदें करेंगे कि बच्चे चिड़ियाघर में विभिन्न सारी चीज़ों का अवलोकन करें और उनके बारे में उनके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें लिखने की कोशिश करें। तो ये सही है। अगला है असंरचनात्मक कार्यपत्रक। तो असंरचनात्मक का मतलब कि हमने जितना बता रखा है उतनी सारी चीज़ों को उन्हें देख पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, ये भी सही है। अगला है कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश। अब यहाँ पे भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश जो है, ठीक है, ये क्या है, नकारात्मक। जैसे कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश का मतलब कि उन्हें एक चीज़ों में बांध के रखना है कि हाँ यहाँ पे इतनी ही सारी चीज़ों करना है, वह अपने मन से किसी चीज़ों को नहीं कर सकता है। तो औपचारिक का मतलब यही हो सकता है कि हम उसे बांध के रखेंगे कि आप जितना मैंने बताया है उतना ही आप कर सकते हो, उसके अलावा किसी चीज़ों को नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, भ्रमण के लिए एक पहले से औपचारिक निर्देश दिए जाना। अनौपचारिक का मतलब है कि हमने जो कहा है उससे बाहर की भी अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप कर सकते हो या हमसे पूछ सकते हो। तो औपचारिक निर्देश जो यहाँ पे कह रहा है यह एक तरह से नकारात्मक भूमिका लेकर आ रहा है कि हम जितना कहें उतना ही आपको करना है। और अगला कह रहा है कि छात्र के समूह एवं उनके नेता का गठन, जैसे आप लिखा है कि छात्र के समूह एवं उनके नेता का गठन, तो ये सही है कि इससे सामूहिक क्रियाकलाप को करने का
उन्हें अवसर मिलता है। तो यहाँ पे ए सही हो सकता है, बी सही है और आपका डी सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए, सी और डी। अगला जो है एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। पहला है आपका आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। दूसरा है हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती, इसको केंद्रित करना। तीसरा है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और चौथा है वैज्ञानिक के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि आपने पता है कि प्राथमिक स्तर पर सिद्धांतों को, परिभाषाओं को और व्याख्यानों से दूर रखने की कोशिश की गई, ये एनसीएफ 2005 कहता है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि हम सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। अगला है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती, इसको केंद्रित करना। तो ये भी आपका क्या है, सही है कि हम जानते हैं कि हमारा जो व्यक्तिगत पहचान है, हमारे गुण, हमारे दोस्त, हमारे चेहरे, हमारे कार्य, हमारे माता पिता, भाई बहन से किस प्रकार से मैच खाते हैं। अगला है कि वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो अब यहाँ पे मेंडल की कहानी सुनाकर हम ये कह सकते हैं कि आप भी इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रयोग के लिए काफ़ी छूटें दी गई हैं ईवीएस में। तो इन्हें क्या होंगे कि प्रयोग के लिए मोटिवेट होंगे, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और अगला है कि वैज्ञानिक के सतत परिश्रम की विशेषताओं को केंद्रित करना। अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, हर एक चीज़ें काफ़ी परिश्रम करने से मिलती है। जैसा कि आपने मेंडल की कहानी पढ़ा होगा कि वह काफ़ी लंबा संघर्ष किए, ठीक है। वह हर एक मतलब कि एक सामान्य फैमिली से बिलोंग किए, सामान्य फैमिली के बाद वह जाकर एग्ज़ाम मतलब कि पढ़ाई करना शुरू किए, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा, फिर उसके बाद वह चर्च में पादरी बन गए और पादरी रहते हुए भी उन्होंने कई सारे प्रयोग किए मटर के ऊपर। उसके बाद ठीक है उन्होंने इन खोज को बताई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंडल की कहानी से भी उन्हें क्या कर सकते हैं कि वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बी, सी और डी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है बी। और पहला इसलिए गलत है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सिद्धांतों को, परिभाषाओं को रटने के लिए हतोत्साहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है सहपाठी आकलन, ऑप्शन बी है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो यानी कि फाइल और ऑप्शन डी है प्रदत्त कार्य। तो यहाँ पे प्रदत्त कार्य को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि सहपाठी आकलन जैसे होता है कि सीखने के रूप में आकलन, कि कोई बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, इसके लिए होता है कि वह उसके दोस्त कैसे सीख रहे हैं। जैसे कि प्राथमिक स्तर पे कहा भी गया है, आज भी कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो यहाँ पे सहपाठी आकलन जैसे कि पूछा जाता है कि सीखने के रूप में आकलन क्या है, सहपाठी आकलन है। तो यह भी क्या है, रचनात्मक आकलन का एक तरीका है कि जैसे उसके दोस्त रहेंगे वैसे ही वो होगा। तो यह भी रचनात्मक आकलन है। अगला है कि क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल के बारे में कहा जाता है कि बच्चों की योग्यता व उपलब्धियों को इस तरह से जांचना कि वह किस स्तर का है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल कहते हैं। कि बच्चों की योग्यता व उपलब्धियों को इस तरह जांचना कि वह किस स्तर का है। और अगला है पोर्टफोलियो यानी कि फाइल। पोर्टफोलियो एक बड़ा स्वरूप है, इसमें केवल विद्यालय की सूचनाएं नहीं रहती हैं, इसमें बच्चे के माता पिता, वह घर पे उसकी एक्टिविटी क्या है, किस प्रकार के एक्टिविटी घर पे, स्कूल में कैसी एक्टिविटी, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, उसके भाई बहन की एक्टिविटियाँ क्या है, उसके माता पिता क्या करते हैं, ये सारी सूचनाएं किस में रहती हैं, पोर्टफोलियो में रहती हैं। और प्रदत्त कार्य को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या होता है कि आपको मैंने कोई कार्य दे दिया कि जल के ऊपर जाकर आप कार्य करके आओ, तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि वो सारे कार्य आप अपने से ही कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी का हेल्प ले सकते हो। तो ये आपके रचनात्मक आकलन का तरीका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन का तकनीकी क्या हो सकता है, तो सहपाठी आकलन हो सकता है, क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल हो सकता है, और पोर्टफोलियो हो सकता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन सही होता है आपका ए, यानी कि ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। ऑप्शन ए है आपका कि कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन बी है आपका प्रदत्त कार्य, ऑप्शन सी है आपका कार्यपत्रक और ऑप्शन डी है आपका पोर्टफोलियो। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी तकनीकी अवलोकन
तकनीकी कौन सा उपकरण अवलोकन तकनीकी पर आधारित है। तो यहाँ पर पेन पेंसिल परीक्षण टेस्ट, जैसे कि मैं आपका टेस्ट ले लिया, ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका पेन पेंसिल टेस्ट में आता है। प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट, इसमें बच्चा क्या कर रहा है मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैंने उसको असाइनमेंट दे दिया, वह पूरा करके आ गया, तो मैं उसका अवलोकन नहीं कर रहा हूँ। अगला है कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट, मैंने कोई कार्य दिया और उसने किया है कि नहीं किया है उसको हम क्या कहते हैं कार्यपत्रक कह लेते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन की सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि विद्यार्थी का औपचारिक अनौपचारिक, माता पिता भाई बहन, घर पे उसका व्यवहार कैसा है और स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है, उसके दोस्त कहते हैं, ये सारी जानकारियाँ किस में होती हैं आपके पोर्टफोलियो में होती हैं। और ये सारी जानकारियाँ कैसे उसमें शामिल की जाती हैं, तो उस बच्चे का ठीक ठाक अवलोकन किया जाता है। तो इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है, तो सही ऑप्शन क्या होता है आपका पोर्टफोलियो यानी कि फाइल। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विचार विमर्श, ऑप्शन बी है याद यानी कि रिमेंबर, और ऑप्शन सी है प्रत्याहन यानी कि रिकॉल करना, और ऑप्शन डी है बता देना या स्पष्ट करना। तो यहाँ पर विद्यार्थी ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर रिमेंबर, रिमेंबर हो नहीं सकता है, ठीक है। और अगला है आपका प्रत्याहन मतलब कि रिकॉल करना, और अगला है यहाँ पे स्टेटमेंट देना, बता देना या स्पष्ट कर देना। तो यहाँ पर इसका आकलन करने के लिए कि किस प्रकार सीख रहे हैं, इसका सबसे सही तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको क्या करेंगे विचार विमर्श करेंगे, उससे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, संवाद करेंगे, और उसके क्वेश्चन के आंसर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वह किस प्रकार से ईवीएस को सीख रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन, ठीक है। सीखने के लिए आकलन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका विचार विमर्श करना, कि हम उससे आएंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे कि वह किस प्रकार से पढ़ रहा है, ठीक है। तो सीखने के लिए आकलन के लिए क्या होगा विचार विमर्श होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। पहला है आपका विद्यार्थी को सूचना देना, दूसरा है आपका कि विद्यार्थी के विचारों को महत्व देना, ऑप्शन सी है विद्यार्थी के सीखने के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थी को व्यस्त रखना। तो आपने पता है कि प्राथमिक स्तर पे सबसे आसान है कि किसी प्रकार की कहानी बता देना, ये टीचर के लिए सबसे आसान है, लेकिन उसके विचारों को महत्व देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके किसी गलत विचारों को मन ने महत्व दे दिया, तो उसके मन में अगर कोई गलत विचार है तो हमें उसके विचारों को खंडित करने के लिए हमारे पास कोई ठीक ठाक कहानी होनी चाहिए या किस्से होने चाहिए, जिससे कि उसके गलत विचार क्या हो सके, खंडित हो सके। तो ये भी हमारे लिए एक जटिल कार्य होता है कि बच्चे किस प्रकार के क्वेश्चन लाते हैं और उनके विचारों को खंडित करने के लिए उस प्रकार की चीज़ें प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है या नहीं है। अगला है कि विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। तो इसके लिए भी है कि हमारी जो क्लास होती है वह बहुबुद्धि पर आधारित होती है। अब कोई बच्चा चीज़ों को आसानी से सीख पाता है और कोई बच्चा चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाता है। तो सीखने के अवसर के लिए हमें इस प्रकार के अवसर बनाने पड़ेंगे जो सभी लोगों के लिए एक समान हो। तो ये भी हमारे लिए एक कठिन कार्य हो जाता है। और विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना एक नकारात्मक भूमिका आ जाती है, ठीक है, क्योंकि टीचर आसानी से विद्यार्थियों को व्यस्त रख सकता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर व्यस्त रखना नकारात्मक भूमिका आती है। तो यहाँ पे सबसे आसान होगा कि हमारे पास कोई सूचना आई और तुरंत मैंने बच्चों को बता दिया, उसके ऊपर किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, ये एक टीचर के लिए काफ़ी आसान होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। ऑप्शन ए किस्से या कहानियाँ, ऑप्शन बी है आपका कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट, ऑप्शन सी है मॉडल, और ऑप्शन डी है चार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन क्या है। तो आपने सुना होगा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन आपका है क्रिया। जैसे आपने शिक्षण सहायक सामग्रियों में सुना होगा क्रिया सहायक सामग्री। तो क्रिया सहायक सामग्री में क्या आता है आपका भ्रमण विधि आता है, उसके बाद आपका श्रव्य दृश्य सामग्री आता है, उसके बाद दृश्य सामग्री आता है, उसके बाद आपका श्रव्य सामग्री आता है। तो यहाँ पे किस्से और कहानियों के जरिए, ठीक है, वर्कशीट, ठीक है, हम कार्यपत्रक के द्वारा बच्चों को आसानी से नहीं सिखा सकते हैं, न मॉडल के जरिए वो चीज़ों को सीख पाते हैं, न ही चार्ट के जरिए चीज़ों को आसानी से सीख पाते हैं। जैसे हम किस्से और कहानियाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनके जो
पात्र होते हैं, उनमें जो कलाकार होते हैं, उनके कहानियों को एक एक वर्णित करके हम बच्चों में से किसी व्यक्ति को ले लेते हैं कि तुम राम हो, तुम श्याम हो। और यहाँ पर जब इस प्रकार से हम कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को प्रभावशाली ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने का सबसे प्रभावशाली इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, तो किस्से और कहानियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। ऑप्शन ए है चित्रकला एवं शिल्पकला, ऑप्शन बी है एकल कार्य, ऑप्शन सी है गृह कार्य का आकलन और ऑप्शन डी है पाठ का स्पष्ट सारांश। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा क्या पसंद किया जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे कला और चित्रकला बनाना काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री में भ्रमण विधि काफ़ी पसंद किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे भ्रमण विधि होता तो हम उसको सही करते हैं, लेकिन भ्रमण विधि नहीं है तो यहाँ पे चित्रकला और शिल्पकला हो सकता है। यहाँ पे एकल कार्य का मतलब होता है इंडिविजुअल कार्य। अगर किसी बच्चे को एक ही कार्य बार बार दिया जाए तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। गृह कार्य का आकलन, बच्चा खुद ही डरा रहता है कि मेरा वर्क मेरे होमवर्क में कोई गलती ना हो जाए, मुझे कोई किसी प्रकार के डांट का सामना न करना पड़े। और अगला है कि पाठ का स्पष्ट सारांश। तो पाठ का स्पष्ट सारांश बच्चों को तभी समझ में आ पाएगा जब वह कहानियों को अच्छे से सीखे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, कहानियों में पहले पंचतंत्र की ठीक ठाक कहानियाँ सुना दी जाती हैं, उसके बाद पूछा जाता है कि अच्छे बच्चों बताओ आपको इससे क्या सीख मिली, तो उसे हम स्पष्ट सारांश कहते हैं। तो इससे भी बच्चे पसंद नहीं करेंगे कि पहले ही हम उनको सारांश बता दें। तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं कि चित्रकला और शिल्पकला, और इससे बच्चों के हाव भाव भी व्यक्त होते हैं। जिस प्रकार के वह चित्र बनाते हैं उससे हम उनके मेंटालिटी को जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चित्रकला और शिल्पकला आपका सही ऑप्शन है, जिससे कि पर्यावरण बच्चों के द्वारा प्राथमिक स्तर पर पसंद किया जाएगा। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। पहला है प्रश्न पूछने का, दूसरा है परिभाषा सीखने का, तीसरा है अवधारणाओं का कथन देने का और चौथा है वर्णन करने का। तो जैसा कि आपने पता होगा कि पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। पर्यावरणीय कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की खोजी प्रवृत्ति को बनाए रखना, उन्हें प्रश्न पूछने के मौके उपलब्ध कराना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाले सवाल पूछना, उनकी जानकारियों को व्यवस्थित करने के साथ ही वे जो मान्यताएं अपने साथ लेकर आते हैं उन पर प्रतिवाद करना तथा बच्चों में ऐसे कौशल विकास करना जो रटने की बजाय करके सीखने पर जोर देते हैं। जैसा कि मैंने किसी क्वेश्चन बताया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्रिया से संज्ञा की ओर या क्रियात्मक से संज्ञानात्मक की ओर होता है। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को किसका अवसर मिलना चाहिए, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए प्रश्न पूछने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के इसके सेशन में 14 क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक 2 दिनों पर की आवृत्ति पर आपको यह सेशन मिलता रहेगा। हाँ, जो ऑफलाइन के क्वेश्चंस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में सीटेट ईवीएस एमसीक्यू है, जिसमें कि जितने भी ऑफलाइन के कंटेंट और शिक्षण के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराया जा चुका है। और यह ऑनलाइन के क्वेश्चन है जिनमें से वो क्वेश्चन केवल रहेंगे जिस पे आप लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं, उनको सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।